सीएम नीतीश की समाज सुधार अभियान पर विपक्ष का तंज, का पहले खुद के सहयोगियों में करे सुधार तो जेडीयू ने किया बचाव। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी, चिराग पासवान ने किया ऐलान। भागलपुर में खाद की किल्लत को लेकर किसानों का हंगामा, बिस्कोमान मैनेजर पर खाद की कालाबाजारी करने का लगाया आरोप। देश के 15 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन, दिल्ली महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे केस, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर, दरभंगा डीएमसीएच के हॉस्टल में शराब मिलने का मामला। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हॉस्टल से 99 कार्टन शराब किया गया था जब्त और अब मामले में बेता थानेदार को किया गया निलंबित। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां मामले में बेता थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। एसएसपी ने थानेदार पर कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मामले में थानेदार को निलंबित कर दिया गया है और डीएमसीएच के हॉस्टल से दरअसल शराब मिला था, जिसके बाद से एसएसपी ने थानेदार पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। आदेश के बाद आपको बता दें कि कार्रवाई हुई है और थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एमएच खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एमएच, शराब मामले को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन सक्रिय है। ऐसे में ये मामला डीएमसीएच हॉस्टल से सामने आया और बड़ी कार्रवाई एसएसपी ने की है। अब जी 19 दिसंबर को डीएमसीएच के बॉयज हॉस्टल के कैंटीन से 99 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई थी। उसी समय घटनास्थल पर दरभंगा एसएसपी बाबूराम भी आए और उन्होंने तत्काल कहा कि डीएमसीएच परिसर में भारी मात्रा में शराब पाया जाता है, तो कहीं न कहीं नजदीकी थाना की संलिप्तता को संदिग्ध पाया जाता है। और उन्होंने आदेश दिया था कि जो 5 व्यक्ति वहां से गिरफ्तार हुए थे शराब माफिया, उनके अचल संपत्ति की जांच की जाए डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को। और साथ ही कहा था, हिदायत देते हुए बेटा ओपी के प्रभारी को कहा था कि आप पर बड़ी गाज गिरेगी, आपकी बड़ी लापरवाही है। लेकिन उस समय इसे हल्के में लिया गया। लेकिन कल की जो घटना है इसको देखते हुए दरभंगा एसपी ने का आदेश जारी किया है। मीडिया को भी उन्होंने कहा है कि बताया है प्रेस रिलीज जाहिर करते हुए कि दरभंगा के बेता थाना प्रभारी जो अलकम खुर्शीद नाम है, उनको शराब जो पाया गया डीएमसीएच कैंटीन में संदिग्ध पाते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि शराब माफिया बहुत ही सक्रिय है दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार में। जी बिल्कुल एमएच खान, अभी आपको रोकना चाहेंगे, दरअसल वो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। आपको बता दें कि बेता थाने का यह मामला था और एसएसपी दरभंगा के निर्देश के बाद से इस मामले में कार्रवाई की गई है। एमएच खान, एक सवाल आपसे और है कि देखिए लगातार शराब तस्करी के मामले को लेकर और पूर्ण शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सीएम ने अभियान शुरू किया है, समाज सुधार अभियान। ऐसे में लगातार मामले आना और सीएम के खुद इस पर पहल करना, क्या लगता है कितना सफल होगा? ये तो देखने वाली बात ये है कि नीतीश कुमार जिस दिन डीएमसीएच आए थे उसी रात्रि में यहाँ गोलीबारी भी हुई थी और डीएमसीएच से जाने के 2 दिन के बाद की ये घटना है। जो जहाँ पे वो मुख्यमंत्री आए थे उसी परिसर के समीप की ये घटना है जहाँ से शराब बरामद हुई थी। अब समाज सुधार यात्रा पे मुख्यमंत्री निकले हैं, ये अच्छी पहल है, लेकिन इससे कितना लाभ होता है जनता को ये भी देखने वाले। लेकिन लगातार जो जनता पूछती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी किस प्रकार की है। जब से शराबबंदी लागू हुई तो फिर शराब की खबरें अत्यधिक आने लगी है। बिल्कुल एमएच खान, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है और शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू कराने के लिए सीएम ने जहां एक तरफ अभियान का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, जिम्मेदारी निभा रही है। और इसी संदर्भ में इस पूरे मामले को लेकर बेता थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा से। वहीं सीएम के समाज सुधार अभियान पर विपक्ष
लगातार हमला बोल रहा है। और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पत्रकारों से बातचीत करते हुए यात्रा को विफल बता दिया है। उन्होंने कहा कि समाज सुधार यात्रा एक बार फिर सीएम को अपने सहयोगियों को सुधारने की जरूरत है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होगी तो बैठे बैठे समाज में सुधार हो जाएगी। सुधारने की बात तो चलो कोई बात नहीं, उस पर हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की ज्यादा जिम्मेवारी जो है सरकार को और सिस्टम को सुधारने की होनी चाहिए। बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार नहीं, कर खाना नहीं, कुछ नहीं, हर सूचकांक में नीति आयोग के बिहार सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इसको कौन सुधारेगा? हमने तो कई बार जो सवाल उठाया। और नीतीश जी से हम कहना चाहिए समाज तो सुधरा हुआ है, लेकिन आपको समाज में कौन सी ऐसी चीज जो है बुरा लग रहा है भाई, जो आप सुधारना चाहते हैं? लेकिन बिहार के लोगों को, बिहार की जनता में तो ये भावना है और लोगों को ये लगता है कि सरकार जो है डबल इंजन की है, लेकिन कोई काम की नहीं है। उसको कौन सुधारेगा? जो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नीतीश कुमार जी ने पहले भी समीक्षा बैठक की है। एक बड़ी समीक्षा बैठक की थी शराबबंदी को लेकर के, और उसके ठीक बाद बिहार विधानसभा में 6-6 बोतल मिल गया। डीजीपी साहब निहुर करके बोतल ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, उसका क्या हुआ? कोई रिपोर्ट नहीं आई। और किस बात की समाज को सुधारने की बात करते हैं? वो तो मेन नहीं है। यहाँ हजारों करोड़ का शराब का कारोबार है, वो कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता है। बहुत बड़े बड़े लोग का इसमें हाथ है, उसको पकड़ने की जरूरत है। समाज तो खुद सुधर जाएगा, और अगर उनकी इच्छा शक्ति होगी तो बैठे बैठे भी इस काम को बहुत बखूबी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, गए हैं तो अगर उनको यही मकसद है जो जाने ही से सुधार होगा, तो इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? वो पार्टी का काम में गए हैं समाज को सुधारने के लिए। मेरी शुभकामना हो जो अन्य जो उनका यात्रा जिससे कि कोई फायदा नहीं हो, इस बार अगर कुछ फायदा हो तो मुझे प्रसन्नता हो। इधर तेजस्वी के इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पलटवार किया है। दरअसल ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे हैं और पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो व्यवस्था थी वह उनको समझ में आता है। इसके आगे उन्होंने कुछ भी दिखाई नहीं देता। तेजस्वी यादव अव्यवस्था के प्रतीक रहे और उनके पिताजी और माताजी के शासनकाल में बिहार में जो अव्यवस्था थी वही उनको समझ में आता है, उसके आगे उनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये पूरे शासनकाल में 15 वर्षों के शासनकाल में व्यवस्था ही है और कानून का राज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी यात्रा में निकालेंगे, मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा निकालेंगे। उनको क्या रोजगार से मतलब, उनको क्या रोजगार के बारे में जानते हैं? हमने तो एक सवाल पूछा, आज तक जवाब नहीं दिए कि आपके माताजी और पिताजी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने, कितनी सरकारी नौकरियां हुई, इसका जरा खाका भी तो बताइए। वहीं जहां एक तरफ सीएम नीतीश की यात्रा पर सियासत तेज है, तो दूसरी तरफ सीएम की अगली यात्रा की तैयारी भी जोरों पर है। बता दें आपको कि सीएम के समाज सुधार अभियान के तहत अगली यात्रा गोपालगंज में होगी, जिसको लेकर गोपालगंज में ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव सहित गोपालगंज जिलाधिकारी और एसपी ने मिज स्टेडियम का निरीक्षण किया। वहीं इस यात्रा को लेकर सीएम की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दी जा रही है। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान सीएम गोपालगंज, सारण और सिवान के लोगों को संबोधित करेंगे। चलिए अगली खबर वैशाली से आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां वैशाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आधा दर्जन देशी शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आधा दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया है, कच्चा जावा को भी नष्ट किया गया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां गंगा ब्रिज थाना के
तेरसिया दियारा का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वैशाली में पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बता दें आपको कि शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। तो लगातार बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी बेहद एक्टिव नजर आ रही है और कच्चा जावा शराब को भी ध्वस्त किया गया है। ये ताजा मामला सामने आया है, जहां गंगा ब्रिज थाना के तेरसिया दियारा का ये मामला बताया जा रहा है। तो वैशाली से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और देखिए लगातार शराब भट्टियों को पुलिस प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ वैशाली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, देखिए लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से शराब बंदी कानून को सफल बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और फिर वैशाली में भी पुलिस ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शराब पर जो पुलिस का एक मुहिम चलाया जा रहा है, लगातार छापेमारी चल रही है और जो शराब धंधे हमारे धंधेबाज है या उससे जुड़े हुए जो कारोबारी है, उससे लगातार पुलिस छापेमारी कर धरपकड़ में लगे हुए हैं। और जहाँ भट्टी देखी जा रही है या फिर जो दारू के धंधे किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। और जहाँ भी किसी तरह की सूचना मिलती है तो कार्रवाई करके वहाँ छापेमारी करती है। अनिल, ये भी बताइए कि लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, अधिकारी की तरफ से साफ तौर पे अभी तो खैर बयान नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी तरह से जो प्रयास कर रही है लगातार सफल बनाने के लिए, जो शराबबंदी कानून है उसको सफल बनाने के लिए। लेकिन जो दारू शराब कारोबारी है, जो चोरी छुपके धंधेबाज कर रहे हैं, जो कारोबारी में जुड़े हुए हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस अपनी तरफ से प्रयास में लगी हुई है, छापेमारी अभियान लगातार कर रही है। बिल्कुल अनिल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। लगातार सर्च अभियान कह सकते हैं, सर्च ऑपरेशन कह सकते हैं, जो चलाया जा रहा है और लगातार इसी तरीके से शराब भट्टियों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारों में जुटी हैं, लेकिन किसी के साथ गठबंधन की तैयारी में है तो कोई पार्टी अपने संभावनाएं तलाश रही है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी बिहार उपचुनाव में बेहतर परिणाम मिलने से उत्साहित होकर यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, जिसको लेकर पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने 12 जनपद रोड दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के तमाम कार्यकारी सदस्य, जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने सुझाव को चिराग पासवान के समक्ष रखा था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के बैनर तले एक शिष्टमंडल ने भागलपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर 92 भूमिहीनों को जल्द से जल्द वास भूमि उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में डीएम से मिलने पहुंचे, जहां शिष्टमंडल ने कहा है कि बीते 1 नवंबर को जिलाधिकारी के द्वारा गरीब भूमिहीनों को वास भूमि उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन पंचायत चुनाव होने के कारण अब तक भूमिहीनों को उपलब्ध नहीं हो सका है। सन 2009 से संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाद आज हम लोग को जो है कि 125 आदमी का लिस्ट दिए थे, जिसमें कि 92 आदमी का आदेश हुआ है। और हम गरीबों के लिए जिला पदाधिकारी और सबसे बड़ा जो है कि जिला लोक शिकायत पदाधिकारी एडीएम साहब, डीएम साहब और एसडीओ साहब एक गरीब के लिए भगवान का दूसरा रूप हैं। तो ये लोग पदाधिकारी, चूँकि प्रणव कुमार जी के बाद जो पदाधिकारियां हैं उसमें 41 आदमी को प्रणव कुमार जो थे जिला पदाधिकारी, उन्होंने 41 भूमिहीनों को जमीन दिए थे यहाँ फुलवरिया में। और ये जो जिला पदाधिकारी आए हैं ये गरीबों के लिए मसीहा हैं।
बेगूसराय में पति पत्नी का रिश्ता एक बार फिर कलंकित हुआ है। दरअसल घटना बलिया थाना क्षेत्र के कस्बा गांव की है, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। वहीं इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पत्नी के साथ ससुराल गए पति का दूसरे दिन गांव के बाहर खेत में शव बरामद किया गया। वहीं इस हत्या के बाद मृतक की पत्नी मौके से फरार है। साथ ही मृतक के परिजनों ने पत्नी को अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के भाई ने बताया है कि उसका भाई मजदूरी करने भरवा तालाब जा रहा था। इसी दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम चल रही थी, तभी तेज गति से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जो है ना रोज जैसे काम करने जाते थे, आज भी जो है काम पर निकले थे 8:30 बजे और भैरवा तालाब में भाभिया कंपनी काम कर रही है। वो उसका जो ट्रैक्टर भैरवा तालाब का जो मेन गेट है उससे निकल रही थी और ये काम से जा रहे थे और जैसे वो गेट से क्रॉस कर रहे थे और उधर से ट्रैक्टर बहुत ही स्पीड से आ रही थी और इसको रौंदते हुए जो है वो आगे निकल गया और इसी के क्रम में वो गिर गए यहाँ पर और जिनका एक्सीडेंट हो गया और वही लोग जो है यहाँ मायागंज अस्पताल में उसका इलाज करने लाया और वो भागलपुर के भिखनपुर स्थित रेलवे गुमटी संपार पर बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल रेल के आने की सूचना पर फाटक गिर जाने के बावजूद भी 2 पहिया चालक अपने वाहन के साथ आम राहगीर रेलवे लाइन को पार कर रहे थे। इतना ही नहीं, संपार के ढलान पर सड़क के दोनों किनारों पर रेलवे और बिहार सरकार की जमीन पर सब्जी मंडी भी लगती है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि सब्जी मंडी के कारण यहां सड़क पर अतिक्रमण होता है, जिसके कारण जाम की समस्या रोज उत्पन्न होती है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के विस्कुमान भवन में खाद की कमी के कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि खाद रहने के बावजूद भी विस्कुमान मैनेजर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं दे रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि मैनेजर चंदन कुमार के द्वारा खाद की कालाबाजारी की जा रही है। भागलपुर के स्थानीय होटल में आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार का उद्घाटन सिविल सर्जन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के तहत बीमार लोगों को सरकार के द्वारा इलाज के लिए दिए जाने वाले 5 लाख रुपए तक का लाभ अधिक से अधिक ले सके, उसके बारे में जानकारी दी। घटना पश्चिम सिंहभूमी के मंझार प्रखंड अंतर्गत 2 कट्टा की है, जहां गांव में विद्युतकरण खराब ट्रांसफार्मर को लेकर के आपको बता दें, नए ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मांझरी प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली विभाग में डेरा डालो कार्यक्रम के तहत अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण द्वार प्रदेश की गहलोत सरकार द्वारा भाजपा के उप सभापति घनश्याम गुर्जर को कानून के विरुद्ध निलंबित किए जाने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की गई। सभापति नगर परिषद आदरणीय घनश्याम गुर्जर जी को असंवैधानिक रूप से पद से निलंबित किया गया है, जबकि जिस आरोप में उनको निलंबित किया गया है, जिसका आड़ ली गई है राज्य सरकार द्वारा, उसके बारे में जो हारे हुए प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के ही हैं, वो ऑलरेडी रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय के अंदर हैं और पिछले 2 वर्षों से वो माननीय न्यायालय में उनकी याचिका लंबित चल रही है।
माननीय न्यायालय का सम्मान ना करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत जी को एक पत्र लिखा और मुख्यमंत्री कार्यालय से वो जांच के रूप में जिला कलेक्टर के पास आई। जिला कलेक्टर महोदय ने आनंद फानम में एसडीएम अलवर को जांच सौंपी और 1 महीने के अंदर अंदर जांच का निष्कर्ष निकाल करके उपसभापति के चुनाव को निरस्त करने के लिए डीएलबी और राज्य सरकार को लिख दिया, जबकि इस संदर्भ में ना तो उपसभापति जी को बुला के पूछा गया ना उनका पक्ष जाना गया। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए अब तक ओमिक्रॉन के 214 मामलों का पता चल चुका है। दिल्ली में सबसे ज्यादा आपको बता दें कि 57 मामले सामने आए हैं, जबकि महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 54 मामले, तेलंगाना में 24, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18 और केरल में 15 और गुजरात में 14 मामले ओमिक्रॉन के दर्ज किए गए हैं। अब तक देश के 15 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में स्थितियों को लेकर के हम कह सकते हैं कि बातचीत होगी। इसके बाद इन स्थितियों पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उस पर भी बातचीत होने के आसार हैं। आज पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और देश के 15 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं और दिल्ली और महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहां पर ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलर्ट नजर आ रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है कि किस तरीके से ओमिक्रॉन पर कंट्रोल किया जाए। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी एकता त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। एकता, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई है। कितना अहम ये बैठक और क्या कुछ चर्चा होने की संभावना है? जी पूजा, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि जिस तरीके से भारत में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन जो है काफी ज्यादा केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें कि 236 मामले जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं। इसको लेकर सरकार भी अब कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है और इसको लेकर ही आज मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में जो है कई सारी चीजें जो है वो सामने आ सकती है। कयास लगाई जा रही है कि कई सारे सवाल हैं, जैसे कि इस मीटिंग में हो सकता है कि जो अभी न्यू ईयर आ रहा है या फिर क्रिसमस आ रहा है उसको लेकर कुछ पाबंदियां जो है उस पर मुहर लगाई जा सकती है, या फिर जो बूस्टर डोज है उसको भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। हो सकते हैं कि इस मीटिंग में उस पर चर्चा की जाए, या फिर 18 साल से नीचे जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं दी गई है उन पर भी हो सकता है कि इस मीटिंग में चर्चा की जाए कि किस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले जो है उसको भारत में कम कर सके, क्योंकि अभी इसको लेकर कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे प्रॉपर लॉकडाउन लगा दिया गया है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गए, यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। और कहीं ना कहीं भारत के लिए पूजा बताए तो ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि भारत की जिस तरीके से जनसंख्या है और जैसे कि पहले की वेव की बात करें तो जिस तरीके से जैसे वेव बढ़ा था उसके बाद भारत में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, बेड की किल्लत हुई थी, स्थिति काफी भयावह हो गई थी। ऐसे में सरकार को अब ये मीटिंग बुलाने बहुत जरूरी थी और कहीं ना कहीं सरकार को सचेत होने की भी जरूरत थी, क्योंकि जब केसेस बढ़ने लगेंगे उसके बाद कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि और भारत के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि जनसंख्या को देखते हुए अगर अभी से ही कुछ अहम फैसला नहीं लिया गया, लॉकडाउन नहीं लगाए गए, चीजों पे रोक नहीं लगाया गया, तो कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो हाथ से फिर से निकल जाएगी और इतिहास जो है फिर से दोहराया जा सकता है। बिल्कुल एकता, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बेहद अहम है कि आज के इस बैठक में सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया जाए, सरकार की तरफ से कुछ अहम गाइडलाइन जारी किए जाए ताकि इस बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों पर रोक लगा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।